धीरज था और छोटे भाई का नाम राधे। दोनों अपने पिता हरिराम के साथ रहते थे। हरिराम गांव के मेहनती और ईमानदार किसान थे। उन्होंने जीवन भर मेहनत करके एक घर, एक गाय और कुछ खेत बनाए थे। धीरज की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी कमला बहुत चालाक और लालची स्वभाव की थी। वहीं छोटा भाई राधे सीधा, भोला और सच्चा इंसान था। वह अपने बड़े भाई को पिता समान मानता था। समय बीता और एक दिन हरिराम इस दुनिया से चले गए। पूरे गांव में शोक छा गया। अंतिम संस्कार के बाद दोनों भाइयों के सामने सबसे बड़ा सवाल था। संपत्ति का बंटवारा सुबह का समय था। आंगन में दोनों भाई आमने सामने बैठे थे। हरिराम को गुजरे हुए कुछ ही दिन हुए थे कि धीरज राधे से संपत्ति का बंटवारा करने की बात करता है। राधे, अब पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए घर और खेत का काम हम दोनों को ही संभालना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम संपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं। ठीक है भैया, जैसा आपको सही लगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गांव के मुखिया और 4-5 लोगों को बुला लेते हैं। सबके सामने बराबरी से बंटवारा होगा तो भविष्य में कोई झगड़ा नहीं रहेगा। अरे पगले, हम सगे भाई हैं, क्या हमें गांव वालों के सामने तमाशा बनाना चाहिए? लोग कहेंगे कि दोनों भाइयों में भरोसा ही नहीं है और घर का मामला हम दोनों भाई नहीं सुलझा सकते। अगर आपको ऐसा ठीक लगता है तो मुझे भी मंजूर है। आप मेरे बड़े भाई हो, जो भी करोगे मेरे भले के लिए ही करोगे। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। धीरज मन ही मन मुस्कुराया। उसे पता था कि भोला राधे उसकी हर बात मान लेगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। धीरज ऊपर से भले मिट्टी मिट्टी बातें कर रहा था, लेकिन उसके मन में लालच उभर रहा था। वो किसी भी तरह अपने छोटे भाई को बेहला पूछलाकर सारी संपत्ति हड़पना चाहता है। आंगन में एक ही गाय बंधी थी। वही गाय पूरे घर का सहारा थी। दोनों भाई गाय के पास जाता है। देखो राधे, गाय तो एक ही है, इसे काटकर तो बांट नहीं सकते। इसीलिए ऐसा करते हैं कि गाय का आगे वाला हिस्सा तुम रख लो और पीछे वाला हिस्सा मैं रख लेता हूँ। बेचारा राधे कुछ समझ नहीं पाया और थोड़ी देर धीरज को देखता रहता। फिर हैरानी से धीरज को पूछता है, भैया ऐसा भी कहीं होता है क्या? आगे वाला हिस्सा मेरा और पीछे वाला हिस्सा तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। क्या नहीं समझे राधे? मैं तुम्हें समझाता हूँ। आगे वाला हिस्सा बड़ा होता है, सिर, मुंह, आंखें, पैर सब तुम्हारे हिस्से में आया है। मेरे हिस्से में तो सिर्फ पीछे का छोटा सा हिस्सा रहेगा। अगर आपको ठीक लगता है तो मुझे भी मंजूर है भैया। आगे वाला हिस्सा मेरा रहेगा और पीछे वाला हिस्सा तुम रख लो। ठीक है राधे, आगे वाला हिस्सा आज से तुम संभालोगे और पीछे वाला हिस्सा मैं संभालूंगा। बाद में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप घर के बड़े भाई हो, इसलिए जो भी फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा। धीरज मन ही मन सोचने लगा, अब यह मूर्ख दिन भर गाय को चारा खिलाएगा, पानी पिलाएगा और मैं आराम से दूध निकालकर बेचूंगा। आखिर गाय की असली कमाई तो पीछे वाले हिस्से में होती है। दूध तो वही निकलेगा। बाद में दोनों भाई अपने पिताजी के बनाए हुए छोटे से घर में पहुंचे। अब देखते हैं इसका बंटवारा कैसे होता है। राधे, हमारे पास घर भी एक ही है और हम ठहरे 2 भाई तो घर का बंटवारा कैसे करेंगे, सोचा है तुमने? नहीं भैया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि घर का किस तरह बंटवारा करे। तुम ही कुछ सोचो। घर का बंटवारा हमें कुछ इस तरह करना पड़ेगा कि दोनों भाइयों के हिस्से में बराबर घर जाए। ठीक है भैया, आप घर के बड़े हैं, इसलिए आप बताओ घर का बंटवारा की तरह किया जाना चाहिए। धीरज राधे के सामने थोड़ी देर सोचने का नाटक करता है और फिर लालच को छुपाते हुए मिट्टी भाषा में बोलता है, ऐसा करते हैं कि पूरा कमरा रसोई और छत में रख लेता हूँ और घर की चारों तरफ जो दीवारें हैं वो तुम रख लो। देखो, दीवारें भी तो घर का हिस्सा होती हैं। ठीक है भैया, अगर इससे बराबरी हो जाती है तो मुझे मंजूर है। आखिर आप मेरे बड़े भाई हो, इसलिए आपकी बात मैं नहीं टालूंगा। ठीक है राधे, आज से तय रहा कि हम दोनों भाइयों ने घर की आधी संपत्ति बराबर बांट ली है। अब लगे हाथ खेत का भी बंटवारा कर ही देते हैं। कल सुबह खेत जाएंगे और आधा आधा बांट लेंगे। गांव के कुछ लोग दूर से यह सब देख रहे थे। उन्हें बंटवारा थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन दोनों भाइयों का आपसी मामला समझकर कोई बीच में नहीं बोला, बस दूर खड़े देखते रहे। शाम को धीरज और उसकी पत्नी कमला बंटवारे की बात करते हैं। कमला भी यही चाहती थी कि सारी संपत्ति उनके हिस्से में होनी चाहिए और बचा कुशा राधे के हाथ लगना चाहिए। सुनिए, अभी खेत बाकी है, वहाँ भी दिमाग लगाइए। ऐसा बंटवारा कीजिए कि फायदा सिर्फ हमारा हो और लोगों को लगे कि बराबरी का बंटवारा हुआ है। तुम चिंता मत करो कमला, इस बार ऐसा दिमाग लगाऊंगा कि खत की सारी कमाई हमारे हिस्से में आएगी और राधे को सिर्फ उसका बचा हुआ कचरा मिलेगा। याद रखिए, चालाकी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला समझ भी न पाए और नुकसान उसी का हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही होगा कमला। तुमने देखा नहीं
गाय और घर का बंटवारा मैंने कैसे किया, राधे को समझ भी नहीं आया और मैंने चालाकी से हमारा फायदा निकाल लिया। दोनों की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। दोनों मिलकर ऐसा जाल बिछाते हैं कि बेचारा राधे कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। आपका ट्रेड आपका प्रॉफिट, इसलिए ग्रो पर ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल फ्री है विद 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस एंड जस्ट 20 रुपीज ब्रोकरेज ऑन योर FNO trades. Download Grow today and start saving on every trade. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. 8 सालों तक ये लड़का लड़की साथ रहे बिना किसी शारीरिक संबंध के। लड़की एक CEO थी जो अक्सर काम के कारण रात रात भर बाहर रहती थी और उसके करीब रहने के लिए लड़का उसका सेक्रेटरी। राधे कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। अगली सुबह दोनों भाई खेत पर पहुंचे। चारों तरफ हरी मिट्टी और तैयार खेत दिखाई दे रहे थे। देख, राधे खेत एक ही है, इसलिए इसे ऊपर और नीचे के हिस्से में बंटवारा करना पड़ेगा। इससे हम दोनों भाइयों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। ऊपर और नीचे ये कैसा बंटवारा हुआ भैया, मैं कुछ समझा नहीं। अरे पगले, मतलब ये कि जो जमीन के ऊपर उगेगा वह हिस्सा तुम रख लो और जो जमीन के नीचे होगा वह हिस्सा मैं रख लेता हूँ। ठीक है भैया, अगर ऐसा करने से बराबर का हिस्सा बनता हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। धीरज खेत की ओर देखता हुआ मन ही मुस्कुराता है और अपने लालची दिमाग में सोचने लगता है, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब आलू, मूंगफली, अदरक जैसी सारी फसल मेरी होगी। इसे तो सिर्फ घास पूछ ही मिलेगी। राधे ने बिना किसी सवाल के हामी भर दी। उसे क्या पता था कि उसका बड़ा भाई उसे बंटवारे के नाम ठग लेगा। अगले दिन से राधे सुबह सुबह उठ जाता है। वह गाय के लिए हरी घास काट कर लाता, उसे नहलाता, पानी पिलाता और बड़े प्यार से उसकी सेवा करता। जब शाम को दूध निकालने का समय हुआ तब राधे दूध निकालने जा ही रहा था कि पीछे से आवाज आती है, रुको, क्या कर रहे हो, भूल गई? क्या गाय का पीछे वाला हिस्सा मेरा है तो दूध भी मेरा होगा। तुम दूध को हाथ नहीं लगाएगा। भैया, लेकिन दिन भर सेवा तो मैंने की है, तो थोड़ा बहुत दूध मेरे हिस्से में भी आना चाहिए। वो तो बंटवारा किया, तब तुम्हें सोचना चाहिए था आगे वाला हिस्सा तुम्हारा है तो घास और पानी तो तुम्हें पिलाना ही पड़ेगा। दूध मेरे हिस्से से निकला है, इसलिए चारा दूध मेरा होगा। ऐसा बोलकर धीरज गाय का चारा दूध निकाल लेता है और दूध लेकर बाजार बेचने चला जाता है। राधे चुपचाप खाली बर्तन हाथ में लिए खड़ा रह जाता है। थोड़ी देर बाद राधे काम करने खेत चला जाता है। दिन भर वो खेत में खड़ी मेहनत करता है। शाम को थका हारा घर आता है। राधे अपने पुराने कमरे की ओर बढ़ा, तभी धीरज ने दरवाजा बंद कर दिया। भैया, दरवाजा खोलिए, मुझे अंदर आना है। बहुत भूख लगी है, दिन भर खेत में काम करके थक गया हूँ। हर बार तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। क्या ये घर मेरा है? तुम्हारे हिस्से में सिर्फ दीवारें आई हैं। दीवारों पर सोना है तो सो जाओ, मुझे परेशान मत करो। भैया, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आखिर में कहाँ रहूंगा, तुम्हारा सिवा मेरा दुनिया कोई नहीं है। भैया, जहाँ मन करे चले जाओ, हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। राधे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका सगा भाई उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। उस रात उसने गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे रात बिताई। अगली सुबह राधे घर पहुंचा। उसकी भाभी कमला चारपाई पर बैठी आराम कर रही थी। धीरज घर में नहीं था। इसमें रचाई में जाकर खाना देखा, लेकिन सभी बर्तन खाली पड़े थे। भाभी, आज खाना नहीं बनाया क्या? बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। घर हमारा है, हम खाना बनाए या नहीं बनाए हमारी मर्जी। तुम कौन होते हो हमें पूछने वाले? कमला की बात राधे को तीर की तरह चुभती है। वो घर छाप छाप निकल गया और गांव में किराने की दुकान पर जाता है। अरे राधे भैया, कहाँ चले गए थे? बोध दिनों बाद दुकान पर आए हो और मैंने सुना है तुम्हारे भैया ने बंटवारे के नाम तुम्हें ठग लिया। हाँ संजय, बिल्कुल सही सुना है तुमने। जिन्हें मैं अपना परिवार समझता था, उन्होंने ही आज मुझे घर से निकाल दिया। कैसा भाई है तुम्हारा? कोई अपने सगे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अब तुम अपने ही घर में नौकर बनकर रह गए हो। अरे संजय, छोड़ो उन पुरानी बातों को। मुझे थोड़ा आटा और दाल उधार मिल सकती है क्या? मुझे माफ करना राधे, मैंने उधार देना बंद कर दिया है और तुम्हारे पास तो खोने के लिए कुछ बचा भी नहीं। अपने ही घर में नौकर बनकर रह गए हो। मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता। वहां से निराश होकर राधे गांव के एक बुजुर्ग काका के पास मदद मांगने जाता है, जो कभी हरिराम का दोस्त हुआ करता था। राधे मुंह लटकाए काका के घर पहुंचता है। अरे राधे बेटा, बहुत दिनों बाद दिखे हो। सब ठीक ना घर में? और तुम्हारा चेहरा क्यों उतारा हुआ है? घर के बारे में क्या बताऊं काका। धीरज भैया ने बंटवारे के नाम मुझे ठग लिया। अब तो उसने मुझे घर से भी निकाल दिया है।
राधे बुजुर्ग काका को सारी बात बताता है कि कैसे उसके बड़े ने बंटवारे के नाम पर उसको सुना लगा लिया और सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। राधे बेटा, तुम कितने भोले हो। मैं तो धीरज को बचपन से जानता हूँ। झूठ बोलने और ठगने के मामले में धीरज को कोई नहीं हरा सकता। अगर मुझे पता होता भैया मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं कभी बंटवारा करता ही नहीं। देखो राधे बेटा, जब तुम्हारा बंटवारा हुआ तब मैं वहां नहीं था, इसलिए उस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, मेरे साथ थोड़े बहुत पैसे पड़े हैं, तुम चाहो तो पैसे अपने पास रख लो। धन्यवाद काका, मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। राधे वहां से पैसे लेकर घर लौट जाता है। थोड़े दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। राधे अब दिन रात अपने खेत में मेहनत करने लगा था। कुछ महीनों बाद खेत में आलू की फसल तैयार हो गई। राधे ने दिन रात मेहनत करके खेत से आलू निकाले। तभी धीरज वहां पहुंच जाता है और पीछे से आवाज लगाता है, राधे, तू पागल तो नहीं हो गया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे बिना बताए आलू निकालने की भूल गया। क्या नीचे का हिस्सा मेरा है, इसलिए ये आलू भी मेरे हैं? उसने सारे आलू खुद रख लिए, फिर ऊपर बची सूखी घास राधे की तरफ फेंकते हुए बोला, ये लो, तुम्हारे हिस्से की घास पूछ, तुम्हारे हिस्से में ये सब उगा है, इसे समेट लो, काम आएगा। राधे चुपचाप खड़ा धीरज को देखता रहा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसने अपने भाई के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। फिर चुपचाप वहां से घर की तरफ निकल गया। तभी गांव के चौपाल पर बैठे कुछ लोग बातें कर रहे थे। राधे तो बिल्कुल मूर्ख निकला। उसने सारी संपत्ति अपने बड़े भाई के नाम कर दी और खुद नौकरों जैसा काम कर रहा है। जिस इंसान में समझ नहीं होती, दुनिया उसका यही हाल करती है। बंटवारा किया तो कम से कम गांव के 5 आदमी तो बुलाना चाहिए। अब बेचारा इधर उधर भटक रहा है। मैंने सुना है राधे दिन भर गाय की सेवा करता है, लेकिन जब दूध निकालने बारी आती है तो उसका भाई उसे एक बूंद भी नहीं देता। ये सब बातें सुनकर राधे का दिल सकनाचूर हो जाता है, लेकिन कभी किसी को उल्टा जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप खड़ा उनकी बातें सुनता रहा। एक दोपहर कड़ी धूप पड़ रही थी। राधे गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठा था। तभी सफेद दाढ़ी वाले एक वृद्ध साधु वहां पहुंचे। बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या थोड़ा भोजन मिल सकता है? कई दिनों से भूखा घूम रहा हूँ। बाबा, काश मेरे पास आपको देने के लिए कुछ होता तो मैं आपको जरूर खिलाता, लेकिन मेरे पास तो खुद खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास सब कुछ होते हुए भूखा बेटा हूँ। लेकिन देखने पर तो अच्छे घराने के लगते हो, और तुम तो जवान हो, मेहनत करके खा सकते हो। फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो कि सब कुछ होते हुए भी भूखा मर रहा हूँ? क्यों साधु का मजाक उड़ा रहे हो बेटा? नहीं बाबा, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। मेरे बड़े भाई ने चालाकी से गाय, घर और खेत सब अपने नाम कर लिया। मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन फल वह ले जाता है। अब मेरे पास देने के लिए सिर्फ दुख बचा है। राधे ने बड़ी विस्तार से सारी बात बाबा को समझाए। साधु बाबा कुछ देर शांत रहे, फिर मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर सोचकर बोले, बेटा, तुम्हारा भाई बहुत चालाक है, लेकिन हर चालाक इंसान से बड़ा उसका अहंकार होता है। अगर तुम मेरी एक एक बात ध्यान से मानोगे तो बिना लड़ाई किए उसे उसकी ही चालाकी का ऐसा जवाब दोगे कि पूरी जिंदगी याद रखेगा। राधे ने आश्चर्य से बाबा की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। तभी साधु बाबा राधे के कान में एक ऐसी योजना बताने लगे जिसे सुनकर राधे के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। राधे को सारी बात समझकर बाबा वहां चले जाते हैं। अगली सुबह राधे हमेशा की तरह गाय के लिए जंगल से हरी हरी घास काटकर लाया। उसने गाय को प्यार से चारा खिलाया, पानी पिलाया और उसकी सेवा की। अब शाम होते ही धीरज की पत्नी कमला हाथ में दूध का बर्तन लेकर आई। चलो, अब दूध निकालने का समय हो गया, जल्दी से दूध निकाल देती हूँ, बाद में खाना बनाऊंगी। गाय के पास खड़ा राधे ये सब देख रहा था। ने साधु बाबा की बात याद की। जैसे ही कमला दूध निकालने नीचे बैठी, राधे ने गाय के आगे वाले हिस्से पर जोर से डंडा मारा। गाय अचानक घबरा गई और उछलने लगी। वह जोर जोर से रंभाने लगी। कमला डर गई। गाय ने उसे जोर से सींग मारे। वह दूर जा पड़ी। अरे मुझे कोई बचाओ, मेरी कमर टूट गई। बेवकूफ, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? जब मैं दूध निकाल रही हूँ तो गाय को मारा क्यों? अरे भाभी, इतनी जल्दी भूल गई अपने ही तो। गाय का आधा आधा हिस्सा करवाया था। अब मैंने तो अपने हिस्से में मारा, आपको देखना चाहिए ना। मेरी मर्जी में अपने हिस्से को मारूं या काटूं, तुम्हें उसे क्या? वह दूध का बर्तन वहीं छोड़कर भाग खड़ी हुई। कुछ देर बाद वह हाँफती हुई घर पहुंची। धीरज घर में आराम से बैठा था। राधे ने जानबूझकर गाय को भड़का दिया। अगर मैं समय पर नहीं भागती तो आज बहुत बड़ी चोट लग जाती। उस राधे ने जान घुसकर गाय के सींग पर डंडा मारा ताकि हम दूध नहीं निकाल सके। कमला की बात सुनते ही धीरज गुस्से से लाल हो गया। वह डंडा लेकर राधे के पास पहुंचा। राधे गाय को चारा खिला रहा था। राधे, तेरी इतनी हिम्मत
कि मेरी पत्नी की जान खतरे में डालेगा। तूने जान घुसकर गाय के सींग पर डंडा क्यों मारा? भैया मैंने तो सिर्फ अपने हिस्से के साथ जो ठीक लगे वही किया। अब आगे वाला हिस्सा मेरा है तो मैं उसके साथ कुछ भी करूं, तुम्हें उसे क्या लेना देना? क्या मतलब तुम्हारा अपना हिस्सा करके मनमानी करोगे क्या? अगर सींग पर मारना ही था तो पहले भी तो मार सकते थे। जब तुम्हारी भाभी दूध निकालने आए उसी वक्त क्यों मारा? भूल गई भैया, आपने ही तो कहा था कि गाय का आगे का हिस्सा मेरा है और पीछे का हिस्सा आपका। मैंने आगे वाले हिस्से को छुआ है, पीछे वाले हिस्से को नहीं। लेकिन तुम ऐसा करोगे तो हम दूध कैसे निकालेंगे? तुम जान घुसकर नाटक कर रहे हो। कल तुम्हें घर में घुसने नहीं दिया इसलिए ऐसा कर रहे हो ना? भैया जब आगे का हिस्सा मेरा है तो उसके साथ क्या करना है यह भी मेरा फैसला होगा। आपको उसमें दखल देने का क्या अधिकार है? धीरज कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह गुस्से में पैर पटकता हुआ घर लौट जाता है। अगले दिन धीरज और कमला खेत में खड़े होकर आलू की फसल देखकर खुश हो रहे थे। देखिए जी, इस बार तो खूब कमाई होगी। हमारे खेत में आलू की फसल इस बार काफी अच्छी हुए है। उसी समय राधे वहां पहुंच गया। उसने खेत के ऊपर उगे पौधों को उखाड़ना और काटना शुरू कर दिया। धीरज दौड़कर उसके पास आया। अरे पागल हो गया है क्या? पूरी फसल बर्बाद कर देगा? आखिर तू करना क्या चाहता है? कल भी अपनी मनमानी कर रहा था। भैया ऊपर का हिस्सा मेरा है, मैं अपने हिस्से के साथ जो चाहूं कर सकता हूं। मुझे अपने हिस्से में ये घास पूछ नहीं चाहिए इसलिए निकाल रहा हूं। लेकिन नीचे आलू हैं, कम से कम उन्हें तो पक्के हो जाने दे, फिर अपने खेत को खाली कर देना। जब ऊपर की फसल नहीं बचेगी तो नीचे के आलू भी नहीं बचेंगे। ये तो आपने ही बंटवारा किया था, ये सब बातें आपको पहले सोचना चाहिए थी। धीरज का चेहरा उतर गया। वो इधर उधर देखता हुआ सर खुजाने लगा। उसे अपनी ही चालाकी अब भारी पड़ने लगी थी। अगले दिन धीरज गुस्से में राधे को लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंचा। गांव के कई लोग भी वहां बैठे थे। मुखिया जी, मेरा छोटा भाई मेरी गाय से मुझे दूध नहीं निकालने दे रहा और आज तो उसने चारी हद पार कर दी। मेरी फसल नष्ट करने पर तुला है। मुझे इंसाफ चाहिए मुखिया जी। राधे, तुम क्यों अपने बड़े भाई को इस तरह परेशान कर रहे हो? क्या धीरज बता रहा है वो बात सच है? राधे ने हाथ जोड़कर पूरी कहानी शुरू से अंत तक सुनाई। उसने बताया कि कैसे गाय का आगे का हिस्सा, घर की दीवारें और खेत का ऊपर वाला हिस्सा उसे धोखे से दिया गया। मुखिया जी, मैं किसी का हिस्सा नहीं छू रहा। मैं तो सिर्फ अपने हिस्से के साथ वही कर रहा हूं जिसका अधिकार मेरे बड़े भाई ने खुद मुझे दिया था। मुखिया कुछ पल शांत रहे, फिर अचानक जोर से हंस पड़े। मुखिया की हंसी सुनकर पूरे चौपाल में बैठे लोग मुस्कुराने लगे। क्यों भाई धीरज, जब बंटवारा तुमने किया था तब तुम्हें यह सब बहुत न्यायपूर्ण लग रहा था। अब राधे जो कर रहा है वो भी तो सही है। लेकिन मुखिया जी, ये गलत। अगर राधे मेरी फसल बर्बाद कर देगा तो हम खाएंगे क्या? मैं भिखारी बन जाऊंगा। अब अपने ही बनाए गए नियम तुम्हें गलत क्यों लग रहे हैं? धीरज, अगर तुम सही से बंटवारा करते तो आज यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें। जब राधे रो रहा था तब तुमने उसकी एक नहीं सुनी। आज वही नियम तुम्हारे सामने आ गए तो शिकायत लेकर दौड़े चले आए। जाओ, पहले अपने लालच के बारे में सोचो। इस मामले में मैं राधे को दोषी नहीं मानता। उसने ईंट जवाब पत्थर से दिया है। तुम्हें राधे भोला जरूर है लेकिन कमजोर नहीं, ये बात याद रखना तुम। धीरज शर्म से सिर झुकाकर वहां से चला गया। घर पहुंचते ही धीरज और कमला फिर राधे पर चिल्लाने लगे, लेकिन राधे शांत रहा। अगली सुबह उसने अपने हिस्से की दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। एक एक करके दीवारें गिरने लगीं। कुछ ही देर में पूरा घर हिलने लगा। धीरज दौड़कर उसके पास आया। अरे तू क्या कर रहा है? पूरा घर गिर जाएगा, हम लोग रहेंगे कहाँ? भैया आपने कहा था कि दीवारें मेरी हैं। मैं अपनी दीवारों के साथ जो चाहूं कर सकता हूं। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? अगर दीवारें टूट गईं, तो हमारा घर भी टूट जाएगा। कुछ करो धीरज, हम बेघर हो जाएंगे। मुझे तो सिर्फ अपना हिस्सा तोड़ना चाहता हूँ, बाकी का घर आप रख लीजिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। धीरज और कमला के चेहरे का रंग उड़ गया। धीरज फिर भागता हुआ मुखिया के पास पहुंचा। इस बार पूरा गांव भी इकट्ठा हो गया। मुखिया ने दोनों भाइयों की बातें दोबारा सुनी, फिर गंभीर होकर बोले, धीरज, तुमने अपने छोटे भाई की सादगी का फायदा उठाया, इसलिए ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है। तुमने बराबरी का नाम लेकर अन्याय किया। आज जो नुकसान तुम्हें हो रहा है वह तुम्हारी अपनी चालाकी का परिणाम है। मुखिया जी, मुझे अपने भाई से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ न्याय चाहिए और बराबर का हिस्सा। मुखिया ने गांव वालों की ओर देखा, तभी गांव का बुजुर्ग आगे आया। धीरज, तुम्हें अपनी गलती की सजा मिलेगी। आज से यह झूठा बंटवारा रद्द किया जाता है। गाय, घर और खेत का फिर से पूरे गांव और मुखिया की मौजूदगी में न्यायपूर्ण बंटवारा होगा। और धीरज, जब तक नया बंटवारा नहीं होता तुम राधे से माफी मांगोगे
और उसे अपने साथ घर में सम्मान से रखोगे। धीरज की आंखों से शर्म के आंसू निकल आए। कमला भी सिर झुकाकर खड़ी रह गई। उन्हें समझ आ गया था कि लालच से पाया हुआ सुख कभी टिकता नहीं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देकर अपना लाभ चाहता है, एक दिन उसी की चालाकी उसी पर भारी पड़ती। न्याय देर से मिल सकता है, लेकिन अन्याय हमेशा हारता है। इंक्रीमेंट लेट हो